तो दोस्तों वैसे तो फ्रैक्टल आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड अब इसका लिस्टिंग आपको मंडे को देखने को मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि जब ये आईपीओ मंडे को लिस्ट होगी तो उस समय हमें इस आईपीओ में कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ को सेल करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे कि जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि वो आईपीओ में अप्लाई तो नहीं किए थे बट उन्हें डाउट है कि उन्हें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। आपके हर एक क्वेश्चन का इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है, तो मेक श्योर दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ओवरऑल इसके लिस्टिंग पे आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस आईपीओ की डिमांड के बारे में कि फिलहाल अभी मार्केट में इस आईपीओ का डिमांड क्या चल रहा है। तो वैसे अगर बात कर ले इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो इस आईपीओ में तो आपको कोई भी लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। यानी आईपीओ का प्राइस बैंड 857 रुपये से लेकर 900 रुपये के बीच में रखा गया था एंड इसका जो लिस्टिंग है वो दोस्तों 850 या फिर 900 के बीच में कहीं हो सकता है। यानी फिलहाल अभी तो इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, इसलिए ये आईपीओ जहां ओपन हुआ था वहीं पे लिस्टिंग की संभावना है। जैसा उस दिन मार्केट होगा इसका लिस्टिंग हमें दोस्तों वैसे ही देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट मंडे को पॉजिटिव रहता है तो इसका लिस्टिंग में भी आपको 2-4% ऊपर भी देखने को मिल सकता है, या फिर अगर मार्केट मंडे को नेगेटिव रहता है तो इसका लिस्टिंग लगभग आपको 2-4-5% नीचे भी देखने को मिल सकता है। जैसा मार्केट कंडीशन होगा उस हिसाब से इसका लिस्टिंग आपको मंडे को देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर अब हमें आगे इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए। जो लोग इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं उन्हें क्या करनी चाहिए एंड जो लोग इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं उन्हें इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए। तो चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर अब हमें इस आईपीओ में कैसे लिस्टिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो नो डाउट ये जो कंपनी दोस्तों कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, बट कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन महंगे होने के कारण ना ही इस आईपीओ ग्रे मार्केट में आपको उतना ज़्यादा डिमांड देखने को मिला हुआ था, ना ही सब्सक्रिप्शन वाइज भी इस आईपीओ को कुछ खास सब्सक्राइब किया गया था। अगर आप इस कंपनी का पी रेशियो देखते हैं तो वो लगभग आपको 100 के ऊपर ही देखने को मिलेगा एंड ये जो पी रेशियो है वो आपको बिल्कुल ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट ये भी याद रहे कि जिस कंपनी में हमें आगे ग्रोथ देखने को मिलता है वहाँ हमें पी रेशियो वाइज भी कंप्रोमाइज करनी चाहिए। यहाँ पे तो आपको पी रेशियो 100 से ऊपर देखने को मिलेगा, बट याद कीजिए कि जब पिछले साल ही ये कंपनी लगभग 1460 करोड़ के आसपास प्राइवेट राउंड में फंड रेज की थी, उस समय कंपनी का वैल्यूएशन जो था वो लगभग 2.44 बिलियन डॉलर के आसपास था, जबकि वहीं ये कंपनी अभी अपना आईपीओ 1.6 बिलियन डॉलर के आसपास के वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, जो कि पिछले प्राइवेट राउंड के मुकाबले में काफ़ी बेटर माना जाएगा। एंड इसीलिए हमने देखा भी था कि इस आईपीओ की वाईबी कोटा भी पूरा सब्सक्राइब हो चुका था एंड एंकर एलोकेशंस वाला जो लिस्ट है वो भी काफ़ी तगड़ा निकल के आया हुआ था। आईपीओ का टोटल इशू साइज 2833 करोड़ के आसपास था, जिसमें से 1248 करोड़ के आसपास एंकर के द्वारा ऑलरेडी फंड रेज कर लिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बड़े बड़े एंकर का नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, एलआईसी हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, या फिर सोसाइटी जनरल जैसे बड़े प्लेयर का नाम इस आईपीओ में आपको एंकर एलोकेशंस की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। जबकि वहीं बात करें तो इस आईपीओ की वाईबी कोटा भी लगभग 4.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हो गया था, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक माना जाएगा इस आईपीओ के लिए, क्योंकि देखा जाए तो इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 2833 करोड़ का था, जिसमें से 75% का जो कोटा था वो दोस्तों केवल क्यूआईबी का था। केवल 10% का कोटा रिटेल के लिए एंड 15% का जो कोटा था वो एचएनआई के लिए रखा गया था। यानी जो मेजर पोर्शन था वो क्यूआईबी कोटा था एंड क्यूआईबी में आपको एंकर एलोकेशन ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है एंड इवन क्यूआईबी कोटा भी ठीक ठाक सब्सक्राइब हो गया है। इसीलिए अगर बात करें कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें आगे क्या करनी चाहिए, तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट पॉजिटिव होगा तो इसका भी लिस्टिंग आपको मे भी पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट माइनस में खुलता है तो इसका भी लिस्टिंग आपको माइनस में देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस का जो पार्टिसिपेशन है वो इस आईपीओ में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का टोटल इशू साइज का 75% जो कोटा है
वो QIB के लिए यानी बड़े इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको केवल 25% का ही पोर्शन जो है एलोकेट किया गया है। एंड उनमें से भी देखा जाए तो HNI कोटा वाला एंड इवन रिटेल कोटा वाला जो पोर्शन है वो पूरा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। इसलिए मे भी अगर ये 850 रुपये के आसपास लिस्ट होता है एंड उस 850 रुपये को होल्ड करता है यानी उसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है, तो हमें इसी के नीचे अपना एक स्टॉप लॉस मान के इस IPO को होल्ड करनी चाहिए एंड देखनी चाहिए कि आगे ये कैसे सस्टेन करता है। अगर 850 के ऊपर सस्टेन करता है, अच्छा खासा मूव लेता है, तब तो हमें इस IPO में ठीक ठाक मूव देखने को मिल जाएगा। IPO का प्राइस बैंड ही 900 रुपये के आसपास रखा गया है एंड इसीलिए अगर ये 900 के ऊपर लिस्ट होता है तो अपना जो टारगेट होनी चाहिए वो 980 या फिर 1000 के आसपास रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक इस IPO का साइकोलॉजिकल लेवल होगा जहां से में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर 900 के ऊपर लिस्ट होता है तो आपको यहाँ तक का टारगेट रखनी चाहिए एंड इवन अगर 900 के नीचे लिस्ट होता है यानी 850 रुपये के आसपास लिस्ट होता है, तब तो हमें पहला टारगेट भी 900 के आसपास ही रखनी चाहिए। यानी जिनको भी इस IPO में अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें तो बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से इसके डिमांड सप्लाई को देखते हुए ही कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। बट वहीं बात करें कि जो लोग भी इस IPO में अप्लाई नहीं किए थे, जो लोग भी इस IPO में फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, तो उन्हें इस IPO में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों फ्रेश एंट्री के लिए भी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आपने हाल ही में देखा ही था कि बहुत सारा IPO आया हुआ था जो लिस्टिंग के बाद तो थोड़ा बहुत नीचे गया था, नीचे वहाँ पे सस्टेन भी किया हुआ था एंड वहाँ से उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिला हुआ था। या तो आप सैडोफैक्स को ले लें, आमागी को ले लें या फिर गुजरात किडनी को ले लें। इन सभी IPO में हमें कोई लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिला था, बट लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इनमें हमें काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिला हुआ है। इसलिए जिनको भी इस IPO में फ्रेश एंट्री बनानी है उन्हें इस IPO में एक फ्रेश बेस ढूंढनी चाहिए। अगर फ्रेश बेस मिलता है मे बी आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप उसी बेस के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इस IPO में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। अगर उस बेस को होल्ड करता है तो मे बी इस IPO में भी आपको ठीक ठाक गेन देखने को मिल जाएगा। अगर एक बार ये 1000 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो उसके ऊपर आपको और अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। बट याद रहे दोस्तों, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। एंड हाँ दोस्तों, इस IPO में आपको फ्रेश एंट्री बनानी है या फिर इस IPO को सेल करना है, कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री IPO सेशन में इस IPO के डिमांड को देखना है, इस IPO के ओपनिंग प्राइस को क्लियरली ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही आपको इस IPO में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री IPO सेशन में इसके प्राइस एंड इसके वॉल्यूम को अच्छे से लिस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे हम लोग हर IPO को प्री IPO सेशन में अच्छे से लिस्ट करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल जाएगा या फिर नीचे के लेवल से हमें डिमांड देखने को मिल सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मेक श्योर टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले। बाकी बात दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपने अभी तक इस IPO का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को टैप करके इसका फुल रिव्यू भी देख सकते हैं, जहां पे हम लोग इस IPO का स्ट्रेंथ एंड रिस्क के बारे में डिस्कस किए हुए हैं।